हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के 4 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और भी विज्ञान के प्रश्नों को आप देखने के लिए एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। उसमें आपको सारे वीडियोज़ जो हैं कि क्रम से मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, उसके सारे वीडियोज़ देखें। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब है आपका विकल्प ए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के बाहरी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के बाहरी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करें तो वे किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा दो या अधिक हो जाएगी, जो कि असंभव है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो निरंतर वक्राकार होती हैं। रेखाएं बंद पथ बनाती हैं और रेखाएं लोहे के चूर्ण के पैटर्न द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, जिंक कणिकाओं में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है आपका विकल्प डी, रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसकी व्याख्या से समझें इस प्रश्न को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे नए पदार्थ बनते हैं और इस परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थों के गुण में स्थायी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन प्रायः अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के समय प्रायः ऊष्मा, गैस का उत्सर्जन, प्रकाश, अवक्षेप का निर्माण जैसे लक्षण देखे जाते हैं। इस उदाहरण में नए पदार्थ जिंक क्लोराइड बनते हैं, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। आप देख सकते हैं जिंक कणिकाएं हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बना? जिंक क्लोराइड का विलयन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जिंक क्लोराइड बना है, जो कि क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए और परस्पर क्रिया करने वाली दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, लेकिन उसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? आंसर है विकल्प सी, 36 गुना बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो सभी पिंड क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर, जहां पे F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, m1 m2 जो है पिंडों के द्रव्यमान है, r पिंडों के बीच की दूरी तथा G क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली दिशा के सीधी रेखा के अनुदिश होती है और दूरी बढ़ने पर बल घटता है तथा दूरी घटने पर बल बढ़ता है। यह बल बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक दूर तक होता है। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथ और शुक्रपुटिकाओं से होने वाले स्राव का क्या कार्य है? आंसर है विकल्प बी, पोषण प्रदान करना और शुक्राणु परिवहन में सहायता करना। इसकी व्याख्या से समझते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली, प्रोस्टेट ग्रंथि, यह मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। यह हल्का क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो शुक्राणुओं के
शुक्राणुओं के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करता है। शुक्र पुटिकाएं यानी कि सेमिनल वेसिकल्स ये जोड़ी में होते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं। ये क्षारीय चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जिसमें फ्रक्टोज जैसे पदार्थ होते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा उनके परिवहन में सहायता करता है। यहाँ पे पुरुष प्रजनन प्रणाली का दृश्य भी दिखाया गया है। यहाँ से आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कारण है, जिंक कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। तो सही जवाब है आपका विकल्प सी। अभिकथन जो है वो सत्य है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन दूसरा जो कारण दिया गया है कि जिंक कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, यह असत्य है। तो पहला क्या है, सही है, और दूसरा गलत है। अगले प्रश्न पे बढ़े उससे पहले इसकी व्याख्या को समझते हैं। अभिकथन ए, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कारण है कि जिंक कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। ये आपका अभिकथन और कारण था। मुख्य अवधारणा को समझें कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देती है। जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, और आपसे क्या यहाँ पे बोला था कि जिंक जो है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए कारण जो है गलत था। अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, यानी कि पहला कथन हमारा सत्य था। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है। ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के यौगिक विलयन से उसे विस्थापित कर सकती है। यहाँ पे धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी दिखाई गई है, ठीक है, कि कौन से कम अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्रम जो है कि इस तरीके से दिखाया गया है। नीचे जो है ये जो धातु है ये कम अभिक्रियाशील है, और जो ऊपर की तरफ गए हैं वो सभी क्या है, नीचे की अपेक्षा धातुओं से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। एक समान त्वरण से गतिमान किसी कण का वेग समय ग्राफ कैसा होता है? आंसर है समय अक्ष पर आनत सरल रेखा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक समान त्वरण का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है। v = u + at, जहां v क्या है, समय t पर वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक समान त्वरण तथा t समय। महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब त्वरण एक समान हो तो वेग समय के साथ रैखिक रूप से बदलता है, और यदि त्वरण धनात्मक है तो वेग समय के साथ बढ़ता है और ग्राफ ऊपर की ओर आनत होता है, और यदि त्वरण ऋणात्मक है तो वेग समय के साथ घटता है और ग्राफ नीचे की ओर आनत होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि एक समान त्वरण से गतिमान कण का वेग समय ग्राफ समय अक्ष पर आनत सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न, एथेनोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जवाब है एथिल एथेनोएट। व्याख्या है, जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर और जल बनाता है, और यह एक प्रत्यावर्ती अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा यह जल को हटाने में भी सहायता करता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि एस्टर का निर्माण सुगंधित पदार्थों, फ्लेवर और विलायकों में होता है। एथिल एथेनोएट फलों की सुगंध जैसी मीठी गंध वाला द्रव होता है। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण के साथ 3 मिनट में 36 किलोमीटर/आवर की गति प्राप्त कर लेती है। इस दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? आंसर है 900 मीटर। चलिए समझते हैं कि ये कैसे आया।
तो इसका सूत्र क्या होता है, एक समान त्वरण में दूरी का सूत्र होता है S इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, जहाँ u क्या है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय। तो जब आप इस पे जो भी आपके प्रश्न में दिया था उसके जब मान को आपने यहाँ पे रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 900 मीटर। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 900 मीटर। समय समान अंतराल में वेग समान मात्रा में बढ़ता है और वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिकाओं में नहीं। तो आपका सही जवाब है विकल्प ए, तारकाय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, तो तारकाय जो है वो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास स्थित छोटा सा संरचनात्मक कोशिकांग होता है। इसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। यह लंबवत एक दूसरे के साथ स्थित रहती है। कोशिका विभाजन के समय यह स्पिंडल तंतु के निर्माण में सहायता करता है और जो गुणसूत्रों को अलग करने में सहायक होते हैं। तारकाय जो हैं दो सेंट्रियोल तथा पेरीसेंट्रियोलर पदार्थ। यह जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में केंद्र के रूप में कार्य करता है और पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, इसलिए तारकाय अनुपस्थित होता है। इसका क्या कार्य होता है, तो कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु बनाकर गुणसूत्र के पृथक्करण में सहायता करता है। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, तीसरा और चौथा। तीसरा विकल्प क्या है कि रात्रि के समय तारे की स्थिति में आभासी परिवर्तन होता है और चौथा विकल्प है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये दोनों विकल्प क्या हैं आपके, सही है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। तारों का टिमटिमाना टिमटिमाने का क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व समान नहीं होता है। इस कारण तारे से आने वाला प्रकाश मुड़ता रहता है और हमारी आंखों तक अनियमित रूप से पहुंचता है, जिससे तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो कम घनत्व ऊपरी परत, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्यम घनत्व जो है मध्य परत में तथा निचली परत में अधिक घनत्व है। ये क्या है, पर्यवेक्षक की आंख। यहाँ पे जैसे ना तारे को यहाँ पे देखने पर किस तरह का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। वायु की परतों में घनत्व के अंतर के कारण प्रकाश का मार्ग लगातार बदलता है, जिससे तारे की चमक में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पौधों में जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचलन में क्या सहायता करता है। आंसर है विकल्प ए, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और मूल दबाव। व्याख्या है, पौधों में जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचालन में क्या सहायता करता है। तो ऊपर की ओर संचालन का मतलब क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण जड़ से तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। इस संचलन के लिए पौधों में विशेष उत्तक यानी जाइलम होता है। यह संचलन दो मुख्य शक्तियों से होता है, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और मूल दाब। महत्वपूर्ण तथ्य है कि जाइलम जो है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह जल के परिवहन के लिए नलिकाओं का कार्य करता है। जल व खनिजों का संचलन एक निरंतर स्तंभ के रूप में होता है और वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्तियों के रंध्र से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबे के विद्युत अपघटनीय शोधन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रोड की भूमिका का सही वर्णन करता है। आपका सही जवाब है अशुद्ध तांबे का उपयोग एनोड के रूप में
और शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। व्याख्या है, विद्युत अपघटनी शोधन क्या है? यह अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें विद्युत धारा की सहायता से धातु के आयन विलयन में जाकर एक इलेक्ट्रोड पर शुद्ध धातु के रूप में जम जाते हैं। यह प्रक्रिया धातु की शुद्धता 99.9% तक बढ़ा देती है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह विधि तांबा, चांदी, सोना, जस्ता आदि धातुओं के शोधन में उपयोगी है और इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट अम्लीय तांबा सल्फेट विलयन होता है। तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया भी यहाँ पर दिखाई गई है। इधर एनोड और इधर क्या है, कैथोड है। तो एनोड पर क्या होता है, अशुद्ध तांबा घुलकर Cu2 धनायन के रूप में विलयन में चला जाता है और कैथोड पर क्या होता है, तो Cu2 धनायन विद्युत धारा पाकर कैथोड पर शुद्ध तांबे के रूप में जम जाते हैं। एनोड की अशुद्धियां नीचे कीचड़ के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, जिनमें कीमती धातुएं भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोड की भूमिका, अशुद्ध तांबे का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, तो कैथोड पर 99% शुद्ध तांबा प्राप्त होता है और एनोड का भार कम हो जाता है। कीमती अशुद्धियों एनोड मड में एकत्रित हो जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा पादपों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं? आंसर है विकल्प ए, प्रतान यानी टेंड्रिल्स। प्रतान क्या होता है? प्रतान पादपों के विशेष रूपांतरित अंग होते हैं। ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब प्रतान किसी सहारे जैसे कि छड़, डंडी या फिर जाली आदि को स्पर्श करते हैं तो इनमें वृद्धि असमान रूप से होती है, जिससे यह सहारे के चारों ओर लिपट जाते हैं। इससे पादपों को ऊपर चढ़ने तथा प्रकाश प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पौधा है इसमें ये जो है ये क्या है, इसी को बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये किसी न किसी सहारे से ये पौधे को ऊपर की ओर ले जाता है। प्रतान पादपों में आरोहण के लिए यानी कि क्लाइंबिंग के लिए सहायता प्रदान करते हैं और यह पादपों की अनुकूलन विशेषता है। प्रतान का उदाहरण है मटर, अंगूर, ककड़ी, करेला आदि। ठीक है, अगला प्रश्न, रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का इस्तेमाल इनमें से किसमें किया जाता है? आंसर है विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री तथा फ्यूज। ऊष्मन प्रभाव क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और चालक का तापमान बढ़ता है और वह गर्म हो जाता है। यह प्रभाव जूल के नियम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मन प्रभाव के अन्य उदाहरण आपको बताए गए हैं। गीजर, टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक केतली आदि सभी में ऊष्मन प्रभाव का उपयोग होता है। इन उपकरणों में नाइक्रोम जैसी अधिक प्रतिरोध वाली तारों का उपयोग किया जाता है, जो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये गीजर है, टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और हीटिंग कॉइल, ये क्या है, ऊष्मन प्रभाव के द्वारा चलाए जाने वाले यंत्र है। अगला प्रश्न, जब एथेनॉल को क्षारीय यानी KMnO4 जैसे ऑक्सीकरक कर्मकों का उपयोग करके ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनता है? आंसर है विकल्प सी, एथेनोइक अम्ल। व्याख्या देखते हैं। एथेनॉल एक प्राथमिक एल्कोहल होता है जिसका सूत्र है CH3CH2OH। क्षारीय KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक कर्मक है। प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य ऑक्सीकरण होते हुए पहले एल्डिहाइड और आगे चलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। तथ्य है प्राथमिक एल्कोहल जो है एथेनॉल
ऑक्सीकरण एल्डिहाइड के रूप में और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनोइक अम्ल जो है यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। यह सिरके का मुख्य घटक है। यह रंगहीन द्रव है, पानी में अच्छी तरह से विलय हो जाता है, स्वाद में खट्टा होता है और यह एक सूचक के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड के मुक्त पतन के समय भूमि से टकराने के ठीक पूर्व उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जवाब है इसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। आइए समझते हैं। मुक्त पतन पर जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊंचाई पर यानी कि प्रारंभिक अवस्था पर पिंड स्थिर होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। और जैसे पिंड गिरते समय यानी कि मध्यम अवस्था में पिंड की ऊंचाई कम होती जाती है, स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और भूमि से टकराने के ठीक पूर्व यानी कि जब पिंड जो है वो अंतिम अवस्था में है तो पिंड की ऊंचाई न्यूनतम होती है, लगभग शून्य, और इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ऊर्जा का परिवर्तन होता है एक पिंड के अंदर। अगला प्रश्न, पौधों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार संततियों की बेहतर उत्तरजीविता का कारण बनता है? आंसर है विकल्प डी, संततियों में नए आनुवांशिक पुनर्संयोजन दिखाई देते हैं। लैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं? लैंगिक प्रजनन में माइटोसिस के बजाय मियोसिस द्वारा जनक बनते हैं और निषेचन के समय दो भिन्न जनकों का संलयन होता है। इससे नए गुणों के संयोजन वाली संततियां उत्पन्न होती हैं, आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और जो बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायक होती है। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में संततियां माता के समान होती हैं। बेहतर उत्तरजीविता कैसे मिलती है? विविधता के कारण कुछ संततियां रोग, कीट, सूखा, ठंडा, लवण आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह पाती हैं। यह प्राकृतिक चयन में सहायक होती हैं। इसी कारण पौधों की प्रजातियां लंबे समय तक टिकी रहती हैं और नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेथोस्कोप में हृदय स्पंदन की ध्वनि डॉक्टर के कान तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि, तो जवाब है क्योंकि ध्वनि तरंगे नली में होने वाले अनेक परावर्तनों द्वारा निर्देशित होती हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो यह एक चिकित्सकीय यंत्र होता है जिसका उपयोग हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों से उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है: वक्षपीस, नली और कान भाग। ध्वनि तरंगे ठोस में वायु की तुलना में अधिक वेग से चलती हैं, इसलिए स्टेथोस्कोप का वक्षपीस रोगी और शरीर से ध्वनि को अच्छी तरह ग्रहण करता है और नली के माध्यम से कान तक पहुंचता है। ठीक है, ध्वनि के पथ के अंदर ध्वनि तरंगे नली की दीवारों से टकराकर बार बार परिवर्तित होती हैं और यह लक्ष्य यानी कि कान की ओर बढ़ती हैं। लाल तीर दर्शाते हैं यहाँ पे ध्वनि, देखिए स्टेथोस्कोप का जो कि आंतरिक हिस्से में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको दिखाया गया है। तो जो लाल रंग ये दर्शाते हैं कि ध्वनि तरंगे नली की दीवारों से बार बार परावर्तित होकर कान तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो सारांश यही है कि ध्वनि तरंगे नली में अनेक परावर्तन द्वारा निर्देशित होकर डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। अगला प्रश्न, गेहूं, चावल, सब्जियां, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में कीटनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं? आंसर है विकल्प ए, जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्याख्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैविक आवर्धन क्या होता है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में पीड़कनाशियों जैसे
अविघटय रसायन खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कम मात्रा में प्रवेश करते हैं। ये रसायन जीवों के शरीर में विघटित नहीं होते हैं, बल्कि वसा ऊतकों में जमा होते जाते हैं। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर जाते हैं, इनकी सांद्रता बढ़ती है और इसे ही जैविक आवर्धन कहते हैं। जैविक आवर्धन कैसे होता है? देखिए, जल है, जल में सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, फिर मनुष्य। तो पीड़कनाशियों की सांद्रता जल में क्या है? 0.0001 ppm, सूक्ष्म जीव में 0.01, छोटी मछली में 0.1, बड़ी मछली में 1 और मनुष्य में 10 ppm। तो जैविक आवर्धन के कारण शीर्ष उपभोक्ता जैसे बड़ी मछलियों और मनुष्य में पीड़कनाशी की मात्रा सबसे अधिक होती है, उनके लिए यह हानिकारक हो सकती है। मुख्य बिंदु है कि पीड़कनाशी मिट्टी, जल और वायु के माध्यम से फसलों या जलीय पौधों में पहुंचते हैं। छोटे जीव इन्हें खाकर अपने शरीर में जमा कर लेते हैं और जब बड़े जीव इन्हें खाते हैं तो पीड़कनाशी की मात्रा उनके शरीर में कई गुना बढ़ जाती है। यही बढ़ी हुई मात्रा मनुष्य तक पहुंचकर विभिन्न रोगों का कारण बन सकती है, जैसे कि कैंसर, तंत्रिका तंत्र में विकार, हार्मोनल असंतुलन आदि। अगला प्रश्न, जटिल ऊतक किससे निर्मित होते हैं? आंसर है विकल्प ए, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से। व्याख्या है, ऊतक क्या होता है सबसे पहले ये जाने। तो कोशिकाएं समान उत्पत्ति की होती हैं एवं एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। पौधों में ऊतक के दो मुख्य प्रकार हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक केवल पौधों में पाए जाते हैं, जबकि सरल ऊतक पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर कोई समान कार्य करती है। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है और फ्लोएम जो है भोजन के एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर निर्मित होगा? आंसर है विकल्प बी, एफ पर, यानी कि फोकस पर। चलिए समझें। अनंत पर स्थित वस्तु से लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणें समानांतर होती हैं। उत्तल लेंस इन समानांतर किरणों को अपवर्तित करके अपने मुख्य फोकस पर अभिसरित करता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बिंदुवत, वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक लघु होता है। इसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन में किया जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? आंसर है 3:8। व्याख्या, कार्बन डाइऑक्साइड यह एक यौगिक है जिसमें एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। यह रंगहीन, गंधहीन गैस है। यह दहन में सहायक नहीं होता है और यह वायु से अधिक घनी होती है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे स्थिर द्रव्यमान अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 1 × 12 यानी कि 12, और ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो द्रव्यमान अनुपात 12:32 यानी कि 3:8। ठीक है। अगला प्रश्न, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या होता है? आंसर है यह धनायन बन जाता है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। मूल सिद्धांत, परमाणु सामान्यतः उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न होता है और वह धनायन बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न,
ब्रायोफिलम पौधे का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए कलिका उत्पन्न करता है? तो जवाब है आपका विकल्प ए, पर्णकोर यानी लीफ मार्जिन्स। ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं। ये कलिकाएं पत्ती से जुड़ी अवस्था में ही विकसित होकर छोटे छोटे पौधों में बदल जाती हैं। जब ये पौधों का आकार ग्रहण कर लेती हैं तो पत्ती से अलग होकर मिट्टी में गिरती हैं और स्वतः नए पौधे बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह जनन अलैंगिक होता है, अर्थात इसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है। पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाओं का बनना और कलिकाओं का विकसित होकर छोटे पौधों में बदल जाना, फिर पौधों की जड़ें बनना और विकसित होना, पत्ती से अलग होकर मिट्टी में गिरना और नए पौधों के रूप में विकसित होना। तो ये क्या है? ब्रायोफिलम का एक गुण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण है? आंसर है विकल्प बी, आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बल। व्याख्या है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ये धातु तथा अधातु के बीच रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनमें धनायन और ऋणायन होते हैं। इन आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत बल होता है जिससे क्रिस्टल जाली बनती है। आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुण क्या है? तो उसके अंदर प्रबल स्थिर बल होता है, विद्युत चालकता होती है, कठोर किंतु भंगुर होते हैं और विलेयता का गुण पाया जाता है। तो आपने यहाँ पे कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।